हेलो फ्रेंड्स, लिटरेरी माइंड के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी के स्टेजेस की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले भी इस जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी का पहला पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो आप पार्ट देखो जा करके। उसमें हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थियरी थी उसमें जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जीन पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली वो क्यूरियस होते हैं, और ये जो क्यूरियोसिटी है उनकी अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की, अपने इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की, डेवलप करने की, वही जो है उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और उनका मानना था कि बच्चे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके, अपने इन्वायरमेंट में एक्टिविटीज करके वो जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वहाँ यहाँ पे जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है वो केवल नॉलेज के जो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है उसके उसके पैसिव रिसीवर नहीं होते हैं, बल्कि वो एक्टिवली एक्टिविटीज कर करके अपने इन्वायरमेंट के साथ एंगेज होकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने उनकी थियरी में जो की प्रोसेसेस थे उनकी भी बात करी थी, हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, हमने स्कीम्स की बात करी थी या स्कीमा की बात करी थी, हमने हमने एडाप्टेशन की बात करी थी जिसमें भी दो प्रोसेसेस की बात हमने करी। एक एसिमिलेशन की बात करी थी, दूसरा एक्मोडेशन की बात करी थी। हमने इक्विलिब्रेशन को भी देखा था। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी में, हमने वो सारे कॉन्सेप्ट जो है अपने जो पहला भी इससे लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख के देखो। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है फिर भी मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है, और इसके बाद आप इस वीडियो को देखो तो आप को तब भी समझ में आएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तो हमने ये भी उस वीडियो में बात करी थी कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने स्टेज थ्योरी दी थी। उनका मानना था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चों का वो स्टेजेस में होता है। तो आइए आगे चलते हैं। और ये दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, आकाश कुमार त्रिपाठी। तो आइए फिर आगे चलते हैं और फिर देखते हैं जीन पियाजे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं कि स्टेजेस में होता है वो किन स्टेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जीन पियाजे जो होते हैं वो बात करते हैं 4 स्टेजेस की अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी में। पहला स्टेज जो उनका है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि बच्चे के पैदा होने से लेकर के 2 साल तक का होता है। दूसरे स्टेज की जो बात उन्होंने करी थी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो 2 साल की उम्र से शुरू होकर के 6 साल की उम्र तक चलता है। और जो तीसरा जो स्टेज है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि बच्चा जब 7 साल की आयु का होता है तब से शुरू होकर के 12 साल की आयु तक रहता है। तो उसके बाद जो लास्ट फोर्थ स्टेज की बात करी थी जीन पियाजे ने, वो बात करी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि एडोलेसेंस पीरियड में शुरू होता है और फिर एडल्टहुड तक चलता रहता है। और यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो जब पियाजे फॉर्मल स्टेज ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने स्कूलिंग पीरियड में या पूरे अपनी लाइफ के पीरियड में वो जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही रहते हैं, या तो वो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मल ऑपरेशंस के डेवलप कर लेते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के ही रहते हैं, तो वो ट्रांजिशन के फेज में रहते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पे फॉर्मल स्टेज में नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम जीन पियाजे के स्टेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं नीचे दिए हुए जो कि हमें हमेशा ध्यान रखने होंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो जीन पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो आपका स्टेजेस में होता है, हमने ये देख लिया था। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो कहते हैं ऑल पीपल पास थ्रू द सेम इंटरडिपेंडेंट स्टेजेस एंड एग्जैक्टली इन द सेम ऑर्डर, दो रेट में वेरी। तो जो ये स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस की बात, चार स्टेजेस की बात करी है जिन पियाजे ने, उनका मानना है कि ये जो स्टेजेस हैं आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे देखेंगे हम कि कोई भी बच्चा है जो भी है
जो भी कोई भी इंडिविजुअल है वो इन चारों स्टेजेस से होकर के उसको गुजरना पड़ता है, और वो इन इसी सेम ऑर्डर में गुजरता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा किसी भी स्टेज को स्किप कर देगा और किसी दूसरे स्टेज पे जंप कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, फिर प्री ऑपरेशनल में होता है, देन कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड देन फाइनली वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कुछ बच्चे पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बात है कि आप जो है ये जो स्टेज है सबको गुजरना पड़ता है, और दूसरी बात वो करते हैं कि ये जो स्टेजेस है ये सेम ऑर्डर में सबको गुजरना पड़ता है, एग्जैक्टली इन द सेम ऑर्डर। तो ये है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस होता है। तो उसमें है जो बच्चे का जो लर्निंग का पेस है, जो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पेस है, वो एक बच्चे का दूसरे बच्चे से अलग हो सकता है, बट कोई भी बच्चा जो है वो इन चारों स्टेजेस से ही गुजरेगा, और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो विकास होगा इन्हीं चारों स्टेजेस से होकर के गुजरेगा, और उसके बाद ये सेम ऑर्डर में होकर के गुजरेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्री ऑपरेशनल के डेवलप कर लेगा, बाद में सेंसरी मोटर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या तो वो स्किप रीसफलिंग नहीं होगी यहाँ पे स्टेजेस की, और ना ही वो बच्चा किसी भी स्टेज को स्किप कर पाएगा। फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो है, जो वो एज क्राइटेरियन इज जस्ट एज एन इंडिकेशन। तो यहाँ पे आप देखो कि जो उन्होंने स्टेज, हर स्टेज में उन्होंने एज कैटेगरी की बात करी है। जैसे बच्चा अगर सेंसरी मोटर स्टेज में है तो आप देखो कि उन्होंने बर्थ से 2 इयर्स की बात करी, प्री ऑपरेशनल में 2 to 6 इयर्स की बात करी है, कंक्रीट में 7 to 12 इयर्स की बात करी है। तो जो इन्होंने यहाँ पे एज कैटेगरी की बात करी है, वो उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि जो ये एक एज कैटेगरी है वो मात्र केवल इंडिकेशन है। ऐसा ये कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है एज यहाँ पे, कि नहीं नहीं बच्चा अगर 2 साल का हो गया तो वो कंक्रीट सेंसरी मोटर स्टेज में मतलब कंप्लीट ही कर जाएगा, वो प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है एक इंडिकेशन मात्र है। तो ऐसा फिर ये यहाँ से हमें ये चीज पता लगेगी कि हम अगर किसी इंडिविजुअल की एज जानते हैं तो भी हम ये नहीं बता सकते कि वो इंडिविजुअल यहाँ से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस स्टेज से बिलोंग करता है। क्योंकि यहाँ पे जो एजेस दिए गए, जो एज कैटेगरीज दी गई हैं, वो केवल इंडिकेशन मात्र हैं, न कि वो ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। तो उसके बाद का पॉइंट फिर हम देखते हैं, जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि इन ऑल द लास्ट थ्री स्टेजेस, इन ईच स्टेज द चिल्ड्रंस कॉग्निटिव लेवल इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। तो यहाँ पे देखिए आप जो हमने देखा कि यहाँ पे जो 4 स्टेजेस की बात करी है जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे जो लास्ट के 3 स्टेज हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो यहाँ पे जो ये तीनों स्टेज हैं इनमें से हर स्टेज में जो है बच्चे की का जो कॉग्निटिव लेवल होगा, वो कॉग्निटिव लेवल जो होगा वो उसके जो पहले प्रीवियस स्टेज है उससे क्वालिटेटिवली डिफरेंट होगा। यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं की करी गई है, यहाँ पे क्वालिटी की बात करी गई है। तो जो बच्चा मान लो एक सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा है उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा तो उसका जो कॉग्निटिव लेवल होगा वो क्वालिटेटिवली, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्वालिटेटिवली क्वालिटी की बात हो रही है, वो क्वालिटेटिवली उसका कॉग्निटिव लेवल जो है सेंसरी मोटर स्टेज से बेहतर होगा। और फिर ये सेम प्रोसेस होगा फिर आगे वो कंक्रीट ऑपरेशनल में, और उसकी थिंकिंग जो है और सोफिस्टिकेटेड हो जाएगी, और फॉर्मल स्टेज ऑपरेशनल स्टेज में और जाकर के उसकी लर्निंग जो है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगी, उसकी थिंकिंग। तो चलिए फिर आगे हम मूव करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जो जीन पियाजे 4 अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करते हैं, उनमें से पहला जो स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है, अगर आप देखो कि सेंसरी मोटर स्टेज इसको क्यों नाम दिया गया, तो अगर आप इस वर्ड पे फोकस करो सेंसरी मोटर, यहाँ पे इस वर्ड पे अगर आप केवल फोकस करो तो आपको पता लग जाएगा कि जीन पियाजे ने इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहा। तो ये जीन पियाजे कहते हैं कि जो जब बच्चा छोटा होता है तो वो जो अपने इन्वायरमेंट की या जो अपने जो भी सराउंडिंग है उसकी अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करता है,
अपने सेंसेस के थ्रू, अपने जो है उसके जो एक्शंस के थ्रू डेवलप करता है। बच्चा जो है चारों तरफ घूमता है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, और जो भी चीजें उसके कांटेक्ट में आती है, जैसे आपने देखा होगा छोटे जो बच्चे होते हैं, जो भी चीज उनके कांटेक्ट में आती है वो उसको टच करने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उसको जो है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उनके हाथ में आ जाता है वो उसको ग्रैब कर लेते हैं और उसको सीधा अपने मुंह में डालते हैं, है ना। तो वो चीज जो है, तो जो भी इस जो बच्चा जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो ये पीरियड होता है, उसको जो है उस स्टेज को जिन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज कहा है, और इस स्टेज में जो बच्चा है, द इन्फेंट्स लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस। तो जो बच्चा है इस स्टेज में, वो छोटा बच्चा जो है जो अपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग बनाता है, वो अपने सेंसेस के थ्रू बनाता है, अपने एक्शंस के थ्रू बनाता है। तो यहाँ पे जीन पियाजे कहते हैं कि कुछ जो है कुछ ऐसे ऐसे टास्क होते हैं जो बच्चा हर स्टेज में कंप्लीट करता है, उसको उन्होंने माइलस्टोन्स का नाम दिया है। जैसे आप देखो कि आप ऐसे किसी रास्ते पे जा रहे हो, आप यहाँ से शुरू करते हो और आपको यहाँ पे जाना है, आप यहाँ से शुरू करते हो और आपको मान लो यहाँ पे पहुंचना है। तो आप जो भी देखते हो जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पत्थर लगे होते हैं रास्ते में, और वो क्या होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं। आपको बताते हैं कि आप कहाँ यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो कितनी दूरी आपने तय कर ली, यहाँ से फिर कितनी दूरी आपने तय कर ली है, और कितना अभी आपको दूरी तय करना है। तो यहाँ पे जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो हर स्टेज में कुछ न कुछ ऐसे टास्क होते हैं, कुछ ऐसे जो है माइलस्टोन्स होते हैं जिनको बच्चा अचीव करता है, अकम्प्लिश करता है। तो अगर हम सेंसरी मोटर स्टेज में कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की बात करें जिनको बच्चा अचीव कर लेता है, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, वो माइलस्टोन है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि बच्चा ये डेवलप कर लेता है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मेरे आंखों के सामने नहीं भी है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती है। आपने बहुत छोटे बच्चे को देखा होगा, लगभग 1 साल या 1.25 साल के बच्चे को, तो वो क्या करता है, अगर उसको आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दो और उसके खिलौने को आप छुपा दो और उसको कह दो अपने कि ये जो है कोई कौवा ले गया या वो गायब हो गया, कोई दूसरा आकर के ले गया, तो वो आप पर बिलीव कर लेगा, क्योंकि उसको ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलप नहीं हुआ है। उसको ये नहीं पता कि वो जो आंखों जो उसकी अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आउट ऑफ साइट है, फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। तो बच्चा का जो स्कीमा होता है, स्कीम्स होता है, वो टेम्पररी होता है, और बच्चा उस स्कीम्स को काफी समय तक होल्ड नहीं कर पाता है। इसलिए बच्चा ये समझ नहीं पाता है जब बिल्कुल छोटा होता है कि जो चीज मेरे आंखों के सामने नहीं है वो भी एग्जिस्ट करती है। बट इसी सेंसरी मोटर स्टेज के लेटर फेज में जब आप देखोगे, वो बच्चा जब 1.5 साल से ऊपर, 1.5 साल या उससे ऊपर का होता है, तो वो चीज धीरे धीरे ये डेवलप कर लेता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे आंखों के सामने ना भी हो, फिर भी वो जो है एग्जिस्ट करती है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखो, इस तस्वीर में ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो ये बच्चा है, और ये बच्चा यहाँ पे देखो ये बच्चा है, ये गेंद से खेल रहा है, फिर इस गेंद को ये इस तख्त के पीछे ऐसे रख दिया जाता है। तो वो बच्चा देखो, यहाँ पे बच्चा ये समझ नहीं पाता कि उसको लगता है कि गेंद कहाँ गई, है ना, और ना ही वो ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसके माइंड से आउट हो गई है, क्योंकि उसके साइड से आउट है तो उसके माइंड से आउट हो गई है, क्योंकि उसका जो स्कीम है वो टेम्परेरी है, वो डेवलप नहीं हुआ है, वो अपने स्कीम्स को होल्ड ऑन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे बच्चा ये फिर उसको हटा करके ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। बट यहाँ पे आप देखो, जब बच्चा थोड़ा सा और उसका उसका बायोलॉजिकली वो और मैच्योर होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो वो यहाँ पे देखो एक टॉय रखा हुआ है, अगर आप इसको इससे ऐसे इस कपड़े से ढक भी देते हो, तो बच्चा ये तो देखता है कि वो टॉय दिखाई नहीं दे रही है, बट वो क्या करेगा, उसको हटा करके, इस कपड़े को हटा करके वो खोजेगा, और वो फिर उसको कपड़े को हटाएगा और फिर देखेगा। तो उसको क्यों क्यों ऐसा करेगा बच्चा, क्योंकि उसको ये चीज पता लग गई है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी उसका टॉय है, वो जो है उसको नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है, बट उसको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो उसके लिए सर्च करेगा, उसको सर्च करेगा और देखेगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इस पीरियड में डेवलप होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होता है बच्चे में, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस है। तो अगर हम दूसरी
माइलस्टोन की बात करें तो दूसरा माइलस्टोन जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है वो या जो कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेज में बच्चे की, वो उसकी थिंकिंग का, वो डिफर्ड इमिटेशन है। अगर डिफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है डिलेड इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है कि आप किसी की नकल कर रहे हो। तो जैसे आपने बच्चों को कई बार देखा है कि जब आप बात कर रहे होते हो अपने बड़ों से या किसी से भी फोन पे बात कर रहे होते हो, तो बच्चे के पास जो उसका खिलौने वाला फोन होता है, उस खिलौने वाले फोन से लेकर के वो आपको इमिटेट करने की कोशिश करता है ना। वो चीज जो है बच्चे को समझ आती है और वो बच्चा उसको इमिटेट करता है। ऐसा नहीं कि बच्चा तुरंत आपको आप कर रहे हो साथ ही साथ आपके करेगा, साथ ही साथ आपको इमिटेट करेगा, ऐसा नहीं है। वो बच्चा ऑब्जर्व करता है आपको और वो फिर उसी एक्शन को थोड़ी मिनट बाद या आप घंटों बाद कह लो या कुछ दिनों बाद कह लो, उसको वो अपने एक्शन में लाता है, उसको रिपीट करता है। जब भी वो खेल खेल रहा होता है तो वो आपकी जो है आपकी नकल करता है ना। तो ये चीज है, तो इसी को डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं। ये जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे की। तो जो थर्ड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माइलस्टोन है या जो कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेज में बच्चे की, वो आपका है गोल डायरेक्टेड एक्शन। तो जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो वो क्या करता है, गोल डायरेक्ट वो उसको पता नहीं होता है। बट बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, 1.5 साल से ऊपर का हो जाता है, लगभग 1.5 साल या उससे ऊपर का होता है, तो उसको समझ ये चीज आती है कि वो मतलब करना क्या चाहता है और क्यों करना चाहता है। अगर हम गोल डायरेक्टेड एक्शन की बात करें तो इसका मतलब यही होता है कि जो बच्चा इंगेज इंटेंशनल काम में इंगेज होता है, उसको ये पता होता है वो कुछ भी जो एक्शन करता है वो इंटेंशनली करता है और वो कुछ डिजायर्ड रिजल्ट चाहता है। इसीलिए इसको गोल डायरेक्टेड एक्शन कहा गया है यहाँ पे। गोल डायरेक्टेड एक्शन, गोल मतलब वो कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ उसका पर्पस है, कुछ इंटेंशन है, कुछ बच्चा चाहता है उस एक्शन के थ्रू, तो वो करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल देने की बात करूं, तो अगर एक यहाँ पे अगर एग्जांपल देने की मैं बात करूं तो एक बच्चा है और मान लो उसके पास कार है, टॉय टॉय कार है, उस वो चाबी वाली, की वाली। तो वो क्या करेगा, वो जो बच्चा इस स्टेज जो इस फेज में जो बच्चा होगा, तो वो क्या करेगा, वो चाबी को पहले कार लेगा, चाबी उसमें भरेगा और फिर उसको छोड़ देगा। तो ये क्या है कि बच्चा जो भी कर रहा है, बच्चे ने कार ली, उसमें उसमें चाबी भरी और फिर बच्चा छोड़ दिया तो कार चलने लगी। तो जो बच्चे ने ये जो पूरा एक्शन किया, ये जो एक्शन किया, वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि कार चले। और वो उसने क्या बच्चा पहले ऐसे लेकर के ऐसे कार चला देगा फिर उसमें चाबी भरेगा, ऐसा नहीं है। उसने एक प्रोसीजर फॉलो किया है ना। वो उसने पूरा जो उसका जो एक्शन था वो गोल डायरेक्टेड एक्शन था, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, क्योंकि उसको क्या था, एक एंड में रिजल्ट चाहिए था और उसको ये भी पता था कि इस एंड रिजल्ट को मतलब उसको क्या चाहिए और वो कैसे चाहिए, कैसे वो कर पाएगा, कैसे अचीव कर पाएगा। तो बच्चा गोल डायरेक्टेड एक्शन में क्या होता है कि बच्चा जानता है कि उसको क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। तो यहाँ पे इस टॉय वाले जो टॉय कार थी, इस खिलौने में हम इस वाले एग्जांपल में हमने देखा कि बच्चा क्या चाहता है कि उसका पर्पस क्या है, गाड़ी चल जाए। और वो फिर कैसे चलेगा उसको ये भी पता होता है। तो इस लेटर फेज में आकर के इस सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा ये गोल डायरेक्टेड एक्शन जो है करना सीख जाता है। बच्चा गोल डायरेक्टेड एक्शन करने लगता है, उसका जो एक्शन होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ये जो तीन इंपॉर्टेंट इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में माइलस्टोन्स थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है सेकंड स्टेज जो है जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी में, उस पे हम मूव करेंगे। फ्रेंड्स आइए देखते हैं जीन पियाजे ने जो दूसरे स्टेज की बात करी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तो अगर आपने नोटिस किया हो फ्रेंड्स, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो उन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी थी, उन चारों स्टेजेस में से जो लास्ट के 3 स्टेजेस हैं, उसमें उन्होंने जो आपको एक जो है ऑपरेशनल स्टेज जरूर, ऑपरेशनल जो वर्ड है वो आपको जरूर दिखेगा। जैसे आप देखो प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। इन लास्ट के तीनों स्टेजेस में ये जो है ऑपरेशनल शब्द या ऑपरेशन शब्द जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस शब्द को, इस वर्ड को ब्रेक करें, प्री ऑपरेशन को अगर हम ऑपरेशनल को अगर ब्रेक करें, तो प्री का मतलब होता है पहले और ऑपरेशनल का मतलब है
यहाँ पे जीन पियाजे की थियरी में कि जो मेंटल प्रोसेस होता है, लॉजिकल मेंटल प्रोसेस है, उसको जीन पियाजे अपनी थियरी में ऑपरेशंस कहते हैं, ऑपरेशंस का नाम देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसमें इस तरीके से फिर अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो प्री और ऑपरेशनल, ऑपरेशनल क्या है, जो लॉजिकल मेंटल प्रोसेस है उसको ऑपरेशन उन्होंने कहा है। तो प्री मतलब पहले, तो जो ये लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की शुरू होती है उससे पहले का स्टेज है ये, उसको जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चे की थिंकिंग तो डेवलप होती है बट बच्चा लॉजिकली नहीं सोच पाता है, वो कोई भी जो एक्शन करता है वो मेंटल जो एक्शन होता है वो उसका लॉजिकल नहीं होता है। इसी में फिर अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बच्चे में होती है। बच्चे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 3 प्रकार की होती है, इंडक्टिव, डिडक्टिव और ट्रांसडक्टिव। तो जो जो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है इस फेज में जो बच्चा होता है इस स्टेज में, उसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है वो जो है जो लॉजिकली नहीं थिंक कर पाता है, लॉजिकली वो सोच नहीं पाता है, जो ये मेंटल प्रोसेसेस हैं या जो मेंटल एक्शन है, जो ऑपरेशन जिसको कहा है पियाजे ने, वो जो है बच्चा इस स्टेज में ये प्री ऑपरेशनल है क्योंकि यहाँ पे अभी उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो शुरू नहीं हुई है। ये उसकी थिंकिंग तो डेवलप हुई है, उसका जो पहले हमने सेंसरी मोटर स्टेज में देखा था जो स्कीम, जो उसका स्कीम्स था या स्कीमा था, जो मेंटल स्ट्रक्चर बन रहा था ऑब्जेक्ट का, वो टेम्परेरी नेचर का था। तो बाद के लेटर फेजेस में थोड़ा सा वो उसमें वो परमानेंट नेचर का हुआ और फिर उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया क्योंकि वो स्कीम्स या जो स्ट्रक्चर उसका मेंटल स्ट्रक्चर बन रहा था उसको वो होल्ड कर पा रहा था, होल्ड कर पा रहा है। और यहाँ पे फिर देखेंगे कि उसकी थिंकिंग तो डेवलप थोड़ी होती है, वो यहाँ इस स्टेज में आकर के वो कई सारे मेंटल स्कीम्स को यूज कर पाता है बट वो केवल फिजिकल जो है उस फिजिकल ऑब्जेक्ट से ही जुड़े रहते हैं, वो मेंटल प्रोसेस जो है वो लॉजिकल वे में नहीं कर पाता है। इसीलिए इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया गया है। तो इस ऑपरेशनल स्टेज में जो भी कुछ माइलस्टोन्स हैं, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स, उनकी हम बात करेंगे। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है वो ये है कि बच्चा जो है इस स्टेज में लैंग्वेज उसका सबसे बड़ा, सबसे जो इंपॉर्टेंट टूल होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अब जो थिंकिंग को जो फॉस्टर करता है, जो उसको बढ़ाता है, वो बहुत ही तेजी के साथ डेवलप होता है बच्चे में। लैंग्वेज का डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है। और अगर हम दूसरी और बात करें तो बच्चे में सिमियोटिक फंक्शन डेवलप होता है। अगर हम सिमियोटिक फंक्शन की बात करें तो सिमियोटिक फंक्शन का मतलब होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मेंटली रिप्रेजेंट करते हो तो वो फंक्शन आपका सिमियोटिक फंक्शन कहलाता है। जैसे लैंग्वेज भी सिमियोटिक फंक्शन का एक एग्जांपल है क्योंकि इसमें ये लैंग्वेज क्या है, सिंबल्स हैं। जो भी चीजें हम देखते हैं, जो भी हम फिजिकल हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल है या जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो कि भी प्रेजेंट हैं, उनका हम सिंबल्स के रूप में लैंग्वेज का यूज करते हैं और उसको हम मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिमियोटिक फंक्शन कब डेवलप होता है, जैसे एक बच्चा है और वो देखता है कि वो अपने पिता को देखता है, अपने पिता को देखता है और वो फिर लैंग्वेज जब ये डेवलप कर लेता है, डैड, जब वो डैड कहता है अपने पिता को, तो जब हम बच्चे के कहेंगे कि सिमियोटिक फंक्शन डेवलप हो गया है, जब बच्चा डैड सुनते ही, जब डैड सुनता है तो उसके मस्तिष्क में उसका जो उसके जो फादर का जो इमेज है वो जो है क्रिएट हो जाती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बच्चा जो है वो सिमियोटिक फंक्शन कर पा रहा है, उसमें सिमियोटिक फंक्शन डेवलप हो गया है। क्योंकि ये क्या है कि जो भी कुछ प्रेजेंट होता है हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में, उसको जो है जब आप मेंटली रिप्रेजेंट कर पाते हो तो उसी को सिमियोटिक फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल आपको दिया था कि डैड का एग्जाम्पल हमने दिया था। अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, हमने ट्री की बात करें अगर, तो मान लो हमने ट्री देखी है, पेड़ देखा है, और जैसे ही ट्री आता है या जैसे चेयर की बात होती है, वो जब हमें फिर से वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने ना भी हो फिर भी वो हमारे
मस्तिष्क में उसका पिक्चर बन जाता है, जैसे ही हम ट्री शब्द या चेयर शब्द को सुनते हैं। तो वैसे ही जब बच्चे का जब सिमियोटिक फंक्शन डेवलप होता है, तो जैसे ही उसको या तो डैड आप कहो, तो उसको पता होता है कि डैड कौन होता है, और जैसे ही वो डैड सुनता है, उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में वो उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है उसके डैड की। तो वो क्या है कि जो भी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, उसको आप उसका जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन करने की एबिलिटी है, या जो उसको मेंटली रिप्रेजेंट करने का जो फंक्शन है, वही आपका सिमियोटिक फंक्शन होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे माइलस्टोन है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है। अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो वो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो ईगोसेंट्रिज्म है। जब हम ईगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि हम एडल्ट ईगोसेंट्रिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम ईगोसेंट्रिज्म में जब यहाँ पे बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो इसका सीधा सा केवल ये मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो केवल अपने ही व्यू को, अपनी ही फीलिंग्स को समझ पाता है, वो दूसरे की फीलिंग्स को और दूसरे के व्यूज को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाता है। उसके अंदर ये ऐसा नहीं कि बच्चा चाहता नहीं। जब आप एडल्ट एगोसेंट्रिज्म की बात करेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि उसको पता होता है कि और भी पर्सपेक्टिव हैं दूसरे के, और भी दूसरों की फीलिंग्स हैं, बट वो फिर भी उसको नहीं वो करता है, नहीं अकोमोडेट करता है, नहीं उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो वो एडल्ट इगोसेंट्रिज्म होता है। बट यहाँ पे बच्चा कर ही नहीं पाता, वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो जैसी चीजों को देखता है, वो जैसे फील करता है, वैसे ही उससे अलग जो है, जो दूसरे हैं वो उससे थोड़ा अलग फील करते हैं, वो चीजों को, उनका अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है देखने का। उसको लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही जो है, वो और भी लोग देख रहे हैं, जैसा मैं फील कर रहा हूँ वो भी वही सेम चीज, सेम तरीके से ही फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना। यहाँ पे थ्री माउंटेन टास्क दिया है पियाजे की थियरी का, काफी इंटरेस्टिंग है। ये ईगोसेंट्रिज्म का एग्जांपल है। तो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, वो बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म है तो है ही। फिर जब हम आगे चलते हैं, तो वहां पे देखेंगे कि बच्चे में कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं हुआ रहता है। क्यों डेवलप नहीं हुआ रहता है? क्योंकि बच्चे में सेंट्रेशन होता है और इरिवर्सिबिलिटी होती है। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि बच्चा जो है किसी एक समय पे, किसी एक ही एस्पेक्ट पे, किसी एक्शन के एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे दो ग्लास हैं, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। फिर ये पतला सा संकरा सा ले लिया गया है यहाँ पे ट्यूब, और उसमें अब उड़ेल दिया गया है जब ये दूसरे गिलास का पानी। तो क्या हुआ कि वो यहाँ पे जब उसको फिर दिखाया जाता है, फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ किसमें वाटर से है, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, या दोनों सेम है। तो वो ये कहेगा कि ये इसमें जो पानी है वो ज्यादा है इसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं फोकस कर पा रहा कि यहाँ पे अगर देखो तो ये संकरा हो गया है, और ये जो है गिलास चौड़ा है। तो यहाँ पे क्या वो फोकस उसने किस बात पे किया? उसने केवल वाटर के लेवल पे फोकस किया है, जो कि क्लियरली विजिबल था। तो बच्चा इसमें इस एस्पेक्ट पे ही फोकस करता है जो उसको क्लियरली विजिबल होता है, जो आसान होता है, और वो एक समय में किसी एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाता है। फिर अगर हम आगे बढ़े, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो बच्चा है, एनिमिस्टिक थिंकिंग का हम देख रहे थे। एनिमिस्टिक थिंकिंग में ये कहता है कि यहाँ पे कि वो जो है, जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं और जो इमोशंस हैं, उसको ये एट्रीब्यूट करते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को। उनको लगता है कि इनमें जैसे हम फील करते हैं, जैसे हमारी इमोशंस होती हैं, वैसे ही ये इनके भी इमोशंस होते हैं। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा। एक एग्जाम्पल इसमें हम ये और भी देख सकते हैं कि जैसे बच्चा है, मान लो वो चलता रहता है और चलता है, किसी कंकड़ या पत्थर से वो बच करके या फंस करके गिर जाता है, तो फिर वो रोने लगता है। फिर उसकी, या कोई भी जो है वो कहता है कि किसने आपको मार दिया, आपको किसने गिरा दिया, तो वो इशारा करता है किसने मुझे गिरा दिया। तो आप अगर उस कंकड़ को उठा के फेंक देते हो या उसको मार देते हो, है ना, फर्श पे ऐसे ही हाथ से आप वो कर देते हो, उसको मारते हो, तो वो बच्चा खुश हो जाता है और चुप हो जाता है, मतलब रोना बंद कर देता है। उसको लगता है कि मुझे मारने के बाद जैसे मुझे हर्ट होता है, जैसे मुझे चोट लगती है, वैसे ही अगर इसको मारा गया है तो इसको भी चोट लगी होगी, और अब उसका जो है बदला है वो पूरा हो गया है। तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग हमने देखी कि एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या होती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज का। तो आइए फिर हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। तो कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है हमारा,
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम देखेंगे कि कंक्रीट का मतलब, यहाँ पे ऑपरेशनल का मतलब तो हमने देख ही लिया था कि ऑपरेशनल का मतलब होता क्या है। ऑपरेशन का मतलब होता है, ऑपरेशनल का मतलब होता है पियाजे की थियरी में जो है लॉजिकल मेंटल थिंकिंग। तो बच्चा मेंटल थिंकिंग कर पाएगा, वो भी लॉजिकल वे में। तो यहाँ पे इसको फिर हम कंक्रीट, हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज देख लिया, अब कंक्रीट ऑपरेशनल देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चा लॉजिकली थिंक तो कर पाएगा, बच्चा ऑपरेशनल स्टेज में है, बट वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो है, जो वो कंक्रीट चीजें देखता है, केवल उसकी थिंकिंग उसी तक लिमिटेड रहेगी इस स्टेज में, जो कि 7 साल की उम्र से शुरू होकर के 11 साल की उम्र तक चलता है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रेशनल थिंकिंग। दूसरा है कि ये टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लॉजिकल और ऑपरेशनल थॉट, जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे बच्चा आकर के जो है थी मतलब अपना करने लगता है थिंकिंग, जो है लॉजिकली थिंक करना शुरू करता है बच्चा। तो यहाँ पे फिर हम अगर तीसरा देखें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, although children can solve problems in a logical fashion, they are typically not able to think abstractly or hypothetically। तो यहाँ पे हमने देखा, जो जैसे कि इस ऑपरेशनल स्टेज का अगर आप नाम ही देखो तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। यहाँ पे कि बच्चा ऑपरेशन तो कर पाएगा, वो लॉजिकल वे में वो मेंटली सोच तो पाएगा, बट उसकी जो थिंकिंग होगी वो लिमिटेड होगी कंक्रीट चीजों तक। तो बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा लॉजिकल मैनर में, लॉजिकल फैशन में, बट उस वो जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएगा, हाइपोथेटिकली वो सोच नहीं पाएगा। तो हाइपोथेसिस में क्या होता है कि व्हाट माइट बी होता है, हम एक कोई इमेजिनरी सिचुएशन उसमें सोचते हैं, एक हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। तो बच्चा उस वे में नहीं सोच पाता है लॉजिकली, बट ये है कि बच्चा लॉजिकली उस तरीके से सोच पाता है जो कि उसके कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो है, जो वो देखता है अपने इन्वायरमेंट में, वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो सोच पाता है लॉजिकल मैनर में। तो यहाँ पे हम फिर देखते हैं, आगे देखते हैं कुछ माइलस्टोन्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, आप इनको देखो। यहाँ पे पहले जो माइलस्टोन है बच्चा अचीव कर लेता है क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप जो है आप किसी भी चीज को आप जो है कि एक लॉजिकल ऑर्डर में आप रख रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, आप एक ग्रुप में या कैटेगरी में। तो अगर हम देखें, अगर हम एक एग्जांपल दें, तो अगर हम आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दें या कुछ हम आपको ऐसी चीजें बताएं जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉयल हो गया, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बॉय हो गया, ब्रिजेस, रोड्स, और हम कंप्यूटर्स की बात करें, तो आप इसको कैसे क्लासिफाई करोगे लॉजिकली। ये अगर आपने लॉजिकली इसको क्लासिफाई किया, इन चीजों को कर कर पाए आप, तो इसका मतलब आपने क्लासिफिकेशन डेवलप कर लिया है। जैसे आप इसको कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, या तो आप लिविंग नॉन लिविंग में इसको क्लासिफाई कर सकते हो, या नेचुरल में कर, या बायोटिक अबायोटिक में कर सकते हो, है ना, नॉन लिविंग और लिविंग में। या तो आप नेचुरल में कर सकते हो और मैनमेड उसमें ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हो। तो आप कई सारे तरीके हैं आपको क्लासिफाई करने के, बट जो भी क्लासिफिकेशन होगा उसके पीछे आपका लॉजिक होगा, आप लॉजिकली उसको करोगे। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को किसी भी कैटेगरी में आप ऐसे ही रख दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको उसके पीछे लॉजिक होता है, आप जो भी चीज को कैटेगराइज करते हो, तो आप अगर वो कर पाते हो तो आपका माना जाएगा कि आपने क्लासिफिकेशन डेवलप कर लिया है। फिर जो दूसरा माइलस्टोन सबसे ज्यादा है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सोशलाइज्ड स्पीच है। जैसे मैंने प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखा, बच्चा जो होता है वो कलेक्टिव मोनोलॉग करता है, तो उसको पता नहीं होता है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो ईगोसेंट्रिक होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है उसमें, और वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाता। तो लेकिन बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता है बायोलॉजिकली, वो जो है अब मोर सोफिस्टिकेटेड स्पीच और सोशलाइज्ड स्पीच डेवलप कर लेता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है आगे चल के इस स्टेज में आकर के कि वो जो है अब दूसरे की भी अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव होती है चीजों को देखने की, दूसरों की अपनी अलग फीलिंग्स होती है, उनके इमोशंस होते हैं। तो बच्चा वो उनको उनकी केयर करता है, और जब भी वो बात करता है तो उन सबको कंसीडर करता है, तो वो सोशलाइज्ड स्किल डेवलप हो जाती है। फिर तीसरी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि ये एक एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की, जो रिलेशन होता है
डिफरेंट थिंग्स में के बीच में, जैसे ट्रांजिटिविटी। अगर यहाँ पे एग्जांपल के बात करें, तो जैसे अगर हम कहें कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी, तो यहाँ पे है। और अगर हम इसी में एक और इसको क्लैरिफाई करें, तो जैसे हम देखते हैं कि रीजनिंग में हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं, हमने रीजनिंग भी कर रखी होगी कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल बॉक्सर्स आर डॉग्स, देन ऑल बॉक्सर्स मस्ट बी मैमल्स। तो यहाँ पे जो रिलेशन है कि अगर ए जो है बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये ए जो है वो सी से रिलेटेड होगा ही होगा। तो ये जो रिलेशन है, समझने की एबिलिटी जो है, वही एबिलिटी ट्रांजिटिविटी कहलाती है यहाँ पे। तो अब दूसरा है कि ये जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है, माइलस्टोन है, वो है आपका रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब कि आप जो है एक्शंस को रिवर्स कर पाओगे। जैसे हमने देखा था उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी थी, वो एक्शन को रिवर्सिबल मेंटल उसको रिवर्सिबल नहीं कर पा रहा था, रिवर्सिबल मेंटली उसको रिवर्सिबल नहीं कर पा रहा था। तो रिवर्स नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो है उसके अंदर वो जो है कंजर्वेशन नहीं डेवलप हुआ था, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, और ना ही उसके अंदर डीसेंटरिंग थी। यहाँ पे देखो ये कंक्रीट ऑपरेशनल में आकर के डीसेंटरिंग भी हो जाती है। और हमने देखा था प्री ऑपरेशनल में उसके अंदर सेंट्रेशन रहता है। सेंट्रेशन का मतलब कि एक ही एस्पेक्ट पे, वो एक समय में एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाता है, जो कि सिंपल होता है और विजिबल होता है, उसी एस्पेक्ट को वो करता है। और भी इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होते हैं उनको वो इग्नोर कर दे, मतलब इग्नोर इंटेंशनली नहीं करता, वो समझ ही नहीं पाता, अगर हम इस तरीके से उसको कहें तो यहाँ पे आकर के उसके अंदर डिसेंट्रेशन भी आ जाता है, वो ये और भी पर्सपेक्टिव समझने लगता है और भी एस्पेक्ट पे फोकस करने लगता है। तो ये जो उसके अंदर ये जो रिवर्सिबिलिटी और डिसेंटरिंग आ जाती है, ये दोनों मिल करके, तो यहाँ पे ये दोनों मिल जाती हैं, तब आकर के यहाँ की कंजर्वेशन आपका आकर के डेवलप हो जाता है। अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन का बात करें, तो वो आकर के आपका यहाँ पे डेवलप हो जाता है कंजर्वेशन। फिर यहाँ पे सोशलाइज्ड स्पीच की हमने बात कर ली थी, और यहाँ पे फिर वो एक और जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है वो है सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब होता है कि चीजों को लॉजिकल ऑर्डर में पुट करना, लॉजिकल ऑर्डर में रखना। जैसे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे नेस्ट है, इसमें कोई एग नहीं है, यहाँ पे एक एग है, यहाँ पे दो, यहाँ तीन, यहाँ पे चार। तो अगर आप एक बच्चे को दे दोगे जो ये मेंटली नहीं जो इसकी लॉजिकल थिंकिंग नहीं डेवलप रहेगी, जो लॉजिकली नहीं थिंक कर पा रहा होगा, वो जो है इसको जो है ग्रुप में एक लॉजिकल ऑर्डर में नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर के बच्चे में सीरिएशन भी डेवलप हो जाती है। तो आगे फिर हम चलते हैं और फिर देखते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फ्रेंड्स फाइनली हम देखते हैं कि जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी में फोर्थ स्टेज है और लास्ट स्टेज है, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये एडोलेसेंस लगभग 11-12 साल की उम्र से शुरू होता है और एडल्टहुड और कंटिन्यू रहता है आगे। तो इसमें जीन पियाजे, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था शुरुआत में वीडियो के, कि जीन पियाजे कहते हैं कि कुछ बच्चे जो है अपने थ्रू स्कूल के पीरियड में या थ्रू आउट देयर लाइफ, वो जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही रहते हैं, या वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंक्रीट ऑपरेशनल के डेवलप कर लेते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के होते हैं। तो वो एक ट्रांजिशन के फेज में रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सभी बच्चे पियाजे के अकॉर्डिंग वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में नहीं पहुंच पाते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जैसे हमने ऑपरेशन की मीनिंग पहले हमने देख रखी है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, तो लॉजिकल मेंटल प्रोसेस को हम ऑपरेशन कहते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का मतलब ये होता है कि इस स्टेज में आकर के बच्चा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, हाइपोथेटिकली वो सोच सकता है लॉजिकल मैनर में। क्योंकि जब हम इससे पहले जिस हमने स्टेज की बात करी थी, वो जो थर्ड स्टेज था वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज था। उस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा होता है वो लॉजिकल थिंकिंग तो कर पाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी उसके अंदर आती है, वो लॉजिकली सोच भी पाता है, बट वो उसकी सोच जो होती है वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट तक ही लिमिटेड होती है, कंक्रीट रियलिटीज तक ही लिमिटेड होती है। बट हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जब देखेंगे तो इसमें बच्चा वो क्या है, व्हाट इज टू व्हाट माइट बी, तो क्या है उससे आगे बच्चा ये भी सोच सकता है कि क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। तो वो केवल कंक्रीट रियलिटीज
से तक उसकी थिंकिंग जो है, लॉजिकल थिंकिंग सीमित नहीं रहती है। वो ये जो इसमें इस स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे होते हैं, वो इस चीज से निकल करके भी आगे बढ़ करके सोचते हैं कि जो चीज है उससे आगे बढ़ के सोचते हैं कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो जब हम माइलस्टोन्स की बात करेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो जो पहला माइलस्टोन होगा कि बच्चे जो है हाइपोथेटिकली सोच पाते हैं, हाइपोथेटिकली डिड्यूस कर पाते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग उनमें डेवलप हो पाती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि जब जैसे हमने रीजनिंग की बात की थी शुरुआत में, तो रीजनिंग जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग आर देयर। तो वहां पे अगर हम देखें तो पहला जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग है, दूसरा ट्रांसडक्टिव है, और तीसरे टाइप की जो रीजनिंग है हमारी डिडक्टिव है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ बच्चा पढ़ता है, जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। तो यहाँ पे बच्चा केवल यहीं तक नहीं सीमित रहता कि वो क्या अभी रियलिटी में है, वो क्या सिचुएशन हो सकती है, एक हाइपोथेसिस भी बना सकता है और उससे भी लॉजिकली डिड्यूस कर पाता है, उससे भी जो है वो सोच पाता है उस सिचुएशन में भी, जो सिचुएशन नहीं है वो भी। तो पहला जो माइलस्टोन है, जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, वो यही है कि वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है, वो हाइपोथेटिकली लॉजिकल मैनर में सोच पाता है बच्चा। तो यहाँ पे हम देखेंगे। फिर अगर हम दूसरे की बात दूसरा बात दूसरा दूसरा जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स है, या जो दूसरा हम कहें कैरेक्टरिस्टिक है इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का, वो है एडल्ट ईगोसेंट्रिज्म। जब हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म की बात करी थी, तो हमने ये कहा देखा था कि ये वो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का ईगोसेंट्रिज्म है, वो जो है ये एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म से डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बच्चा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है, वो केवल जब अपने ही जो फीलिंग्स हैं और जो जैसा वो सोचता है, जैसे वो महसूस करता है, जैसे वो चीजों को देखता है, वो ये नहीं समझ पाता कि क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ उससे भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, लोगों के अपने अपने अलग अलग इमोशंस हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। वो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि ऐसा होता है। बट इस एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि इस इंडिविजुअल को, बच्चे को पता होता है कि यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, लोगों की फीलिंग्स अलग अलग होती है, वो लोग अलग, जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मैं समझ रहा हूँ, उससे भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव लोगों का है, उनका नजरिया है, उनकी फीलिंग्स है, उनके इमोशंस हैं। बट उसके बाद भी, ये जानने के बाद भी, बच्चा इस स्टेज में वो ये नहीं उनको वैल्यू करता, ना ही उनको रिकॉग्नाइज करता है, बल्कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस देता है एडल्ट ईगोसेंट्रिज्म में। और वो ये मान के चलता है कि हमेशा कि एक इमेजिनरी ऑडियंस है जो उसको हमेशा देख रही होती है। तो वो अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को लेकर के, या जो चलने का उसका तरीका है, और कपड़ा पहनने की जो कपड़े की स्टाइल है ना, जो क्लोथिंग है, और जो तो वो उन सब सेंस में वो बहुत ही कॉन्शियस हो जाता है। और उन सब पे, क्योंकि उसको लगता है कि एवरीबॉडी इज वाचिंग मी, जब भी मैं बाहर होता हूँ या जब भी कहीं भी होता हूँ मैं, तो वो कोई ना कोई मुझे, मतलब जो वहां पे लोग हैं वो मुझे तो देख रहे होते हैं। तो कोई देख नहीं रहा होता है कि नहीं नहीं, सभी उसको देख रहे होते हैं, देख भी रहे हो सकते हैं, नहीं भी देख रहे हो सकते हैं। तो देख इसलिए भी रहे हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि उसका सेंस जो है, कपड़े पहनने का, या जो क्लॉथिंग का उसका जो सेंस है, वो जो है उस कारण से उसको देख रहे हो। बट बच्चा ये हमेशा मान के चलता है कि उसके, वो इमेजिन करके चलता है, एज्यूम करके चलता है कि एवरीबॉडी इज वाचिंग मी। तो ये जो एडल्ट इकोसेंट्रिज्म है, वो बच्चे में इस स्टेज में आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे यहाँ पे आप इस लड़की को, गर्ल को देख सकते हैं, वो शीशे के सामने बैठ करके सोच रही है। तो वो क्या है कि ये अपने बारे में सोच रही है। तो यहाँ पे क्या होता है इस स्टेज में आकर के, जब एडल्ट इगोसेंट्रिज्म में का ये भी एक वो है इफेक्ट, कि यहाँ पे वो अपने एक्शंस को और अपने बिहेवियर्स को, अपने थॉट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम अब उसी पे स्पेंड करता है सोचने में, है ना, उसी को देता है।
टाइम अपने एग्जामिन करता है, अपने बिहेवियर्स को, अपने थॉट्स को, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है जो इंडिविजुअल होता है, जो बच्चा होता है। तो यहाँ पे आप इस एग्जाम मतलब इस पिक्चर में आप ये देख सकते हो। तो ये ये चीज है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में मोर सोफिस्टिकेटेड लर्निंग हो जाती है और कंक्रीट रियलिटीज के बियॉन्ड जाती है कि क्या हो सकता है, वो उसकी भी बात ये इस स्टेज में होती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी तक हमने जीन पियाजे के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे उनकी थियरी के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम उनके स्टेजेस को डिस्कस कर चुके हैं, काफी अच्छे तरीके से हमने उनके स्टेजेस भी कवर किए। और अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी के क्रिटिसिज्म को करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।